नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, केवल नंदीग्राम से लड़ेंगी ममता, टीएमसी के सभी उम्मीदवारों की सूची जारी। 100 दिन में तेज हुआ किसान आंदोलन, टाइम के कवर पर आंदोलनकारी महिलाएं। हाई कोर्ट का आदेश, यूपी पुलिस नवरीत की तमाम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपे। कोर्ट ने दी थी सुरक्षा, फिर भी दलित के संग गई युवती को बाप ने मार डाला। सुशांत राजपूत ड्रग्स केस में चार्जशीट दाखिल, रिया और शौविक के भी नाम। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए लेते हैं आज की सबसे अहम खबर सबसे पहले। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वे केवल नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसके पहले उन्होंने कहा था कि वे 2 सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं। पिछले चुनाव में नंदीग्राम से टीएमसी के शुवेंदु अधिकारी चुने गए थे, मगर वे दल बदल कर बीजेपी में चले गए हैं। ममता ने उन्हें अब सीधे चुनौती देकर न केवल उन्हें बल्कि बीजेपी को भी उलझा दिया है। इसके अलावा ममता ने आज 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। 3 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। आप जानते ही हैं कि बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। टीएमसी ने 50 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है और मुस्लिम समुदाय के 42 लोगों को भी टिकट दिया है। ममता ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के 79 और एसटी वर्ग के 17 नेताओं को टिकट दिया गया है। इस चुनाव में ममता 3 तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ उनके पुराने विरोधी वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठजोड़ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी हो गई है। तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और ताजा बनी छोटी पार्टियों के नेता हैं, जो उनके पारंपरिक आधार को तोड़ने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक तौर पर ममता के लिए ये चुनाव पिछले 2 चुनावों की तरह आसान नहीं लग रहा है। 2011 का चुनाव वो सिंगूर और नंदीग्राम के किसान संघर्ष के बूते जीत गई थी। 2016 में सीपीएम और वामपंथियों के साथ साथ कांग्रेस भी पस्त पड़ी थी। बीजेपी तब बहुत कमजोर थी, लेकिन अब बीजेपी एक बड़ी ताकत बन चुकी है और वाम दलों तथा कांग्रेस पहले से ही ज्यादा संभले हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी, जिसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल सबसे अग्रिम पंक्ति पर खड़े होकर बीजेपी की चुनौती का सामना कर रहे हैं। और पहले उन्होंने कहा था कि वो 2 सीटों से लड़ेंगी। एक पहली जो उनकी पुरानी सीट है और दूसरी नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी दल बदल करके बीजेपी में चले गए थे ऐन वक्त पर, तो उन्होंने सीधे नंदीग्राम से चुनौती दे डाली है कि अब वो केवल इसी सीट से चुनाव लड़ेंगी और शुवेंदु अधिकारी का पत्ता साफ करेंगी। तो ये एक पूरे पार्टी के लिए के मनोबल के लिहाज से भी बड़ी बात हो जाती है। कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ता है। तो ये जो दल बदलू हैं उनके लिए भी एक संदेश जाता है कि ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी क्या कर सकती हैं। तो एक ये अच्छा दांव है, जोखिम भी है और दांव भी है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने तमाम कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। उसमें महिलाओं का और मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उनका अच्छी खासी हिस्सेदारी है, लेकिन जो दलित वर्ग हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी उपस्थिति कम दिख रही है। बहरहाल ये चुनावी गणित है और विनेबिलिटी फैक्टर हमेशा हर पार्टी सबसे ऊपर रखती है। उन्होंने कौन उम्मीदवार जीत सकता है इसको ध्यान में रखते हुए ही ये सूची बनाई होगी। खास तौर पर इस बार, क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है, त्रिकोणीय है। एक तरफ बीजेपी है जो अपने साधन संसाधनों के बल पर कूद पड़ी है, सरकारी मशीनरी उसके पास है, केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी वगैरह है, और दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, जिसमें फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी भी शामिल हो गए हैं अपनी पार्टी, छोटी नई पार्टी बनाकर, और उसको भी माना जा रहा है कि अब वो भी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। तो एक त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। लेकिन नंदीग्राम को ममता बनर्जी ने महासंग्राम का केंद्र बना दिया है और ये सीधे गढ़ में जाकर चुनौती देना, हालांकि नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी की सत्ता का रास्ता खुला था 2011 में, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी पैठ नहीं है और केवल शुवेंदु की पैठ है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के गढ़ में जाकर ये
हमला बोला है और इसका उन्हें लाभ मिल सकता है, कम से कम उस इलाके में, लेकिन बाकी इलाकों में उन्हें कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। अगली खबर लेते हैं। कल कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए आंदोलन को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों के किसान 100 दिन से ही दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। जनवरी के बाद सरकार ने किसानों से बात करनी भी बंद कर दी थी, तो किसानों ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो सभी चुनाव वाले राज्यों में जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। किसान आंदोलन की धार 100 दिनों के बाद भी कम नहीं हुई है, बल्कि और तेज हुई है, उसकी जड़ें भी मजबूत हुई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 मार्च तक के लिए रणनीति की अपनी घोषणा कर दी है। इस बीच में वो चुनाव वाले राज्यों में रैलियां भी करेगा। इसके अलावा 6 मार्च को किसानों द्वारा 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा केएमपी राजमार्ग जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ जो दमन किया गया है उसके खिलाफ काली पट्टी और काले झंडे लोग लगाएंगे और दिखाएंगे। एक कार्यक्रम 8 मार्च को महिला दिवस पर होगा। इस दिन सभी मोर्चों पर प्रदर्शन का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। इससे ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि महिलाएं भी किसानी में आगे हैं और वे भी इन कानूनों से प्रभावित होने जा रही हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने मार्च संस्करण के अंतर्राष्ट्रीय कवर पेज पर भारत में किसान आंदोलन कर रही महिलाओं को लिया है। पत्रिका के कवर पेज का शीर्षक दिया गया है, ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट। कवर फोटो में करीब 20 महिलाएं हैं जो टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हैं। इसके अलावा पत्रिका में एक लेख लिखा गया है जिसका शीर्षक है, मुझे डराया नहीं जा सकता, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। भारतीय किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही महिलाएं। बता दें, इससे पहले शाहीन बाग की दादी को टाइम ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह दी थी। तो किसान आंदोलन जिसके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि ये तो कुछ समय चलेगा, फुस हो जाएगा, थक जाएगा, लौट जाएंगे किसान, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान आंदोलन पहले से मजबूत हो रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और आने वाली गर्मियों की भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कड़कड़ाती ठंड झेली है, बारिशें झेली हैं और अब गर्मियों की भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो वो हट नहीं रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि उनका संदेश अब पूरे देश भर में फैल चुका है। जगह जगह किसान एकजुट हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और किसानों की और किसान आंदोलन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और उसका सीधा संदेश सत्तारूढ़ बीजेपी को मिल रहा है, उनके संघ परिवार के संगठनों को मिल रहा है कि ये चीज अब किसान उनके हाथ से निकल रहे हैं, उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं और ये एक राजनीतिक रूप से हाराकीरी होगी, एक तरह से सुसाइडल होगा, ये खुदकशी करने वाला होगा। लेकिन अहंकार आड़े आ रहा है सरकार का, मोदी सरकार का, मोदी का और अमित शाह वगैरह का, और इसलिए उन्होंने किसानों से बातचीत करना, किसानों से संवाद करना भी बंद कर दिया है। लेकिन किसान अपने आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं और उन राज्यों में चुनाव प्रचार, चुनाव रैली करेंगे जहां पर चुनाव होने वाले हैं और उसमें सीधे सीधे बीजेपी को टक्कर देनी है। तो अब किसान आंदोलन का जो रास्ता है वो राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि राजनीतिक बने रहने से कोई फायदा नहीं है। राजनीति के रास्ते पर चलकर एक राजनीतिक चोट पहुंचानी पड़ेगी सत्तारूढ़ दल को, तब उसको होश आएगा और तब शायद वो उनकी बातों को मानने के लिए विवश हो जाएगा। कुल मिलाकर हौसलों में कोई कमी नहीं है। किसान आंदोलन में अपना संकल्प उन्होंने बनाए रखा है और अब उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की स्वीकृति मिली है वो भी दिख रही है कि टाइम मैगजीन अपने कवर पर आंदोलनकारियों को जगह दे रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे पहले शाहीन बाग के आंदोलन को जगह मिली थी। और ये आंदोलन तो और भी व्यापक है और मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों को लेकर है, इसलिए इसकी जड़ें और भी गहरी हो रही हैं। और किसान आंदोलन से अब अगली जो उसकी विस्तार हो रहा है वो मजदूरों के साथ हो रहा है कि मजदूर भी अब इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये और भी पुख्ता हो रहा है। ये किसान और मजदूरों का गठजोड़ एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है केंद्र सरकार के लिए। अगली खबर लेते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया है कि वो ट्रैक्टर परेड के दौरान जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह की पोस्टमार्टम की मूल एक्सरे प्लेट और वीडियो दिल्ली पुलिस को सौंप दे। अदालत नवरीत के दादा हरदीप सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नवरीत के दादा शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि पुलिस द्वारा दागी गई गोली नवरीत के सिर में लगी थी और उसके बाद ही उसका ट्रैक्टर पलटा था। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों दस्तावेज 5 मार्च को दिल्ली पुलिस को सौंप दिए जाएं। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि यूपी पुलिस ने मूल एक्सरे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि उनके पास एक्सरे प्लेट व पोस्टमार्टम का वीडियो है, वो अदालत को निर्देश दे तो हम उसे सौंपने के लिए तैयार हैं। अगर अदालत निर्देश दे तो हम सौंपने के लिए तैयार हैं। 26 जनवरी को किसान संगठनों की ट्रैक्टर परेड के दौरान नवरीत की मौत हो गई थी। आरोप लगा कि उनको गोली मारी गई है, लेकिन पुलिस ने कहा कि उनकी मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है। लेकिन नवरीत के घर के लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहा था कि ट्रैक्टर पलटने से पहले उसे गोली मारी गई थी, जिसके बाद नवरीत के परिजनों ने कोर्ट का रुख किया था। मृतक के परिवार की ओर से कहा गया है कि उन्होंने अदालत के पिछले आदेश के बाद यूपी पुलिस से कई बार अनुरोध किए थे कि वो संबंधित दस्तावेज उनको दे दे, लेकिन उन्हें संबंधित रिपोर्टें नहीं दी गई हैं। इस मामले में लंदन के मशहूर अखबार द गार्डियन ने भी एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया था कि ऐसा लगता है कि नवरीत सिंह को गोली मारी गई थी और उसके बाद उनका ट्रैक्टर पलटा था और उसके बाद उनकी मौत हुई थी। तो ये पूरा एक विवादास्पद मसला है। उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस कुछ दूसरे दावे कर रही है और नवरीत सिंह के परिजन कुछ दूसरा दावा कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो हमें ठीक से पता नहीं है, लेकिन जो भी चीजें सामने आ रही हैं वो शक पैदा करती हैं, संदेह पैदा करती हैं कि नवरीत सिंह की मौत ट्रैक्टर पलटने से नहीं हुई है या गोली मार देने से हुई है, गोली मार जाने के बाद ट्रैक्टर पलटने से हुई है। क्योंकि ट्रैक्टर इस तरह से अचानक पलटना भी आश्चर्यजनक है। इस तरह से ट्रैक्टर जिस तरह की बनावट होती है वो स्पीड में इस तरह से पलटना या स्किप करना उससे संभव नहीं है। तो ये बहुत सारे संदेह हैं। दूसरी बात यह है कि जो गार्डियन अखबार ने इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई थी, ये पूरे मामले की फोटो को अलग अलग एंगल से देखकर उसके वीडियो को ध्यान में रखते हुए, और जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना था कि इसमें कहीं ना कहीं उनको गोली लगी थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर बेलगाम हो गया था, बेकाबू हो गया था और वो उलट गया था। तो ये विवादास्पद दावे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी दो तरह की बातें की थी, इसलिए भी ये संदेह बना हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को ये सबूत सौंपने की बात कही गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी कोई विश्वसनीय एजेंसी नहीं है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से केंद्र सरकार का एक उपकरण बनी हुई है, एक औजार हथियार बनी हुई है, और वो सबूतों से छेड़छाड़ करना, सबूतों को गढ़ना, नष्ट करना और निर्दोष लोगों को फंसाना, इस सब में शामिल रही है। और दिल्ली में जो घटना हुई है उस समय तो वहाँ दिल्ली पुलिस ही तैनात थी, इसलिए उसके पास सबूतों का जाना ये आश्वस्त नहीं करता है कि निष्पक्ष जांच का रास्ता खुलेगा। लेकिन देखिए, अभी उम्मीद रखनी चाहिए कि अदालत के देखरेख में अगर ये सब हो रहा है तो सही चीज़ें लोगों के सामने आएंगी और नवरीत के जो दादा हैं उनको इससे इंसाफ मिल पाएगा। अगली खबर लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा युवक युवती को सुरक्षा देने के बावजूद युवती की हत्या कर दी गई है। हत्या युवती के पिता ने की है। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दलित समाज के एक युवक से प्रेम करती थी और घर छोड़कर उसके साथ चली गई थी। घटना दौसा की है और युवती के पिता का नाम शंकर लाल सैनी है। दौसा के एसपी अनिल कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, पिंकी की 16 फरवरी को रोशन महावर से शादी हुई थी, लेकिन 21 फरवरी को वो उसके साथ घर से चली गई थी। 26 फरवरी को ये दोनों राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचे और अदालत ने आदेश दिया था कि स्थानीय पुलिस उन्हें सुरक्षा दे और जहां भी वे जाना चाहते उन्हें ले जाया जाए। एसपी ने कहा कि बुधवार रात को पिंकी के पिता शंकर लाल सैनी
पुलिस स्टेशन पहुंचे और बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। एसपी ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। लड़की का गला दबाए जाने के निशान मिले हैं। एसपी ने कहा कि पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसकी जांच की जा रही कि क्या इस हत्या में और लोग भी शामिल थे। पिंकी और रोशन के वकील नवल सिंह किसेकरवार ने पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अदालत के आदेश के बाद भी पिंकी का अपहरण कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रोशन ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मुझे पता था कि वे पिंकी की हत्या कर सकते हैं। जब वे पिंकी को ले गए तो मैंने पुलिस को इस बारे में बताया भी था। मैं पुलिस के सामने बहुत रोया, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन दौसा के एसपी ने रोशन के आरोपों को नकार दिया। रोशन ने सवाल उठाया कि 1 मार्च को पिंकी को जबरन ले जाने के बाद भी पुलिस ने 3 दिन तक पिंकी के घर जाकर तलाश क्यों नहीं की। दौसा के सीओ दीपक कुमार का कहना है कि दौसा पुलिस को हाई कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये विशुद्ध रूप से पुलिस लापरवाही का मामला है। पुलिस की मिली भगत भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले में जब ये शिकायत की थी रोशन ने कि उनकी पत्नी को जो उनके पिता ले गए हैं उसकी जान खतरे में है, और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इन दोनों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, तो उसकी बातों को क्यों अनदेखा किया दिल्ली वहाँ की पुलिस ने, दौसा पुलिस ने, वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने। और 3 दिन तक उन्होंने पिंकी की कोई तलाश नहीं की, उनके घर नहीं गए, क्या हो रहा है उसके साथ ये भी जानने देखने की कोशिश नहीं की। और ये बड़ा दुखद है कि हमारे समाज में जो जातिगत भेदभाव है उसकी वजह से एक निर्दोष लड़की की मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई निर्मम, और हत्या करने वाला भी उसका पिता था, उसका बाप था। तो ये हमारे समाज में दलितों के प्रति जो घृणा भाव है, जो दुर्भावनाएं हैं, वो इस तरह के कांड से और उभर कर हमारे सामने आती हैं। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू धर्म में इस तरह के शादी ब्याह को किस तरह से लिया जा रहा है, और दूसरे धर्मों के लोग जब इस तरह की शादी विवाह होते हैं तो उन पर हमला करते हैं, मुसलमानों पर हमला करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। और यहाँ पर अपने धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो भेदभाव है, उस पर उनकी नज़र नहीं जाती, उसके दिशा में वो कोई काम भी नहीं करते हैं। बल्कि बहुत सारे हिंदू इसी तरह से व्यवहार करते हैं, जब तथाकथित नीची जातियों के साथ उनकी लड़की शादी कर लेती है तो ऑनर किलिंग के नाम पर उनकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, और आमतौर पर उसके परिजन ही ऐसा करते हैं, घर के लोग ही करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब उस प्रदेश की अदालत इस तरह का आदेश देती है, हाई कोर्ट आदेश देता है, तब भी वहाँ की पुलिस अनजान बनी रहती है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं उठाती। तो ये अदालत की अवमानना भी है, और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, एक एक्शन होना चाहिए, एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बने, और दूसरे पुलिसकर्मी भी भविष्य में ध्यान रखें कि अगर उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया तो नतीजा क्या भुगतना पड़ सकता है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद सामने आए ड्रग्स कनेक्शन केस में शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मुंबई के सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने चार्जशीट में 33 अभियुक्तों के नाम शामिल किए हैं। चार्जशीट में फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम प्रमुखता से शामिल है। चार्जशीट करीब 70,000 पेज की है, जिसमें से 11,700 पन्नों में अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए हैं, जबकि बाकी पेज में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को दिखाया गया है। सबूतों के तौर पर एनसीबी ने एक डीवीडी भी कोर्ट में पेश की है, जिसमें अभियुक्तों के कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप मैसेज और ड्रग्स के लेन देन की जानकारी बताई गई है। एनसीबी ने चार्जशीट में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बयान को भी शामिल किया है। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि इस चार्जशीट में इन सभी अभिनेत्रियों को अभियुक्त नहीं बनाया गया है। इन सभी के बयान सिर्फ चार्जशीट में लिए गए हैं। इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती सहित उसके भाई
शौविक चक्रवर्ती, नौकर, मैनेजर, ड्रग्स पैडलर सहित 33 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी अभियुक्तों से जब्त की गई ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तमाम गवाहों के बयान को इस चार्जशीट में आधार बनाया गया है। एनसीबी के एक आला अधिकारी का कहना है कि ड्रग्स मामले की जांच अभी भी चल रही है, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इस पूरे मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। अब आप सोचिए, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि जांच तो हो रही थी सुशांत राजपूत की मौत की, वो हत्या थी या आत्महत्या थी, इसकी जांच हो रही थी और इस जांच से ये इस जांच का कोई ताल्लुक नहीं रह गया है। तो कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए, ये है हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनका हाल। और अब ड्रग्स के मामले पर चार्जशीट दाखिल की जा रही है, दोषी बनाए जा रहे हैं और ड्रग्स भी कितनी कहाँ मिली है इसका भी अभी जब ये अदालत में चार्जशीट पर सुनवाई शुरू होगी चार्ज फ्रेम करने के लिए, तब पता चलेगा कि ये कितने खोखले आरोप हैं, क्योंकि इनका इस पूरे अभियान का मकसद ही कुछ और था। हम सब जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर इसकी इस तरह से जांच करवाई जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से, और उसका एक एजेंडा था महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी उसको बिहार चुनाव में भुनाना। तो वो पूरा जो मसला है अब वो पृष्ठभूमि में जा चुका है। मीडिया ने जिस तरह से भुनाने की कोशिश की थी, कुछ चैनलों ने और कुछ एंकर ने जिस तरह से मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया था रिया चक्रवर्ती उनके भाई का, वो भी अभी हमें याद करना चाहिए कि वो सारी चीजें कहाँ चली गई, कहाँ है सबूत उन चैनलों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे वाले, और कहाँ है हमारी वो एजेंसियां जो इसकी पूरी जांच कर रही थी। अब पूरा मामला जाकर सिर्फ एक ड्रग्स के ऊपर ले जाकर खड़ा हो गया है और उसका भी अता पता नहीं कि क्या होगा। जाहिर है कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई दम ही नहीं है। ये एक कंकक्टेड, जिसको बोलते हैं मन गढ़ंत मामले बनाए गए हैं ताकि कुछ पकता हुआ दिखे, लेकिन ये कहीं पहुंचने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।